हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक जो कि बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सी टेट के हर एग्जाम में आता है, ठीक ना। हर मतलब दोनों एग्जाम में आता है, 1 से 5 तक और 6 से 8 तक में सभी में आता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इससे पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक। तो ये जो बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग बेंजामिन ब्लूम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये है बेंजामिन ब्लूम, जिसका जिनका आप फोटो देख रहे हैं, ठीक ना। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए, बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इनका नाम है, ठीक ना। यह एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और महारत सीखने की सिद्धांत को योगदान दिया, ठीक ना। इसमें यह शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण और महारत सीखने के लिए यह सिद्धांत दिया, योगदान दिया, ठीक। यह ब्लूम ने अपनी पुस्तक देखिए, अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में ब्लूम का वर्गीकरण है, ठीक। यह वर्तमान में शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित होती है। जो वर्तमान में शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित होती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई, ठीक ना। तो यह देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी। अब ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों को नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके किसको सिद्धांत को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम जाना जाता है, तो यह ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ लिए इनके बारे में। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है, यह एक टेक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण मानकीकरण कर दिया गया, ठीक ना। जो शैक्षिक उद्देश्य थे, उसमें क्या इनका मानकीकरण मतलब मानकीकरण कर दिया गया, जिससे विश्व के सभी देशों में इसका व्यापक रूप से समानता मिली और इससे समस्त शिक्षकों और प्रशिक्षकों तथा शिक्षकों से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सका, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, जैसे यह समस्त शिक्षकों और प्रशिक्षकों तथा शिक्षा के संबंधित व्यक्तियों के संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सका, ठीक ना। तो ये जो आप ये चित्र देख रहे हैं, तो यह जो आप इस चित्र को देख रहे हैं, ठीक ना, इसमें ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी का वर्णन है। जैसे देखिए, इसमें पहले स्थान पे यह लोअर से अपर चलता है, ठीक ना। देखिए, लोअर यहाँ पे है और अपर ऊपर, ठीक। तो थिंकिंग स्केल मतलब शिक्षण कौशल को या शैक्षिक कौशल को यह बढ़ावा देता है, ठीक ना। जैसे नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ठीक ना। तो इसको ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव व्यक्तित्व के 3 पक्ष के आधार पर विभाजित किया गया। तीन पक्ष के आधार पर इसको विभाजित किया गया, ठीक ना। जैसे ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिया गया शैक्षिक उद्देश्यों का त्रिआयामी सिद्धांत विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक ना। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसे त्रिआयामी विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, ठीक ना, शैक्षिक उद्देश्यों को। देखिए, ब्लूम के ये पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित है। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, यह किस पे आधारित है, तो यह पाठ्य योजना के उद्देश्य पर आधारित है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, ब्लूम ने बालक के अपने उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 3 पक्ष दिए, ठीक ना। ब्लूम ने यह बालक के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः 3 पक्ष दिए, जिसे यह ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कहा गया, ठीक ना। इसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कहा गया, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है, ठीक ना।
तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है, देखिए ज्ञानात्मक पक्ष जो है जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने इसका 1956 में किया था और मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। या किससे संबंधित है, तो यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाना है, ठीक ना। तो यह इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब जो एकदम सरल कार्य हो उसको थोड़ा सा मतलब बढ़ाते हुए उसके कठिन की ओर उसे ले जाना है और निम्न स्तर से नीचे से बढ़ाकर धीरे धीरे उच्च स्तर तक बालक को ले जाना है, ठीक ना। इसका शिक्षा के प्रति यह उद्देश्य था, ठीक। तो यह ले जाना है। आज के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटे इसको। ज्ञानात्मक पक्ष को दृष्टिकोण से यह कितने भागों में बांटे, तो 6 भागों में इसको बांटे। तो देखिए इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी ऊपर, ज्ञानात्मक, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और क्रियात्मक। देखिए इसमें ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में आंकड़े और जानकारी को याद रखना यह एक ज्ञान होता है, ठीक। ज्ञान के तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है ज्ञान, इसमें बच्चों को आंकड़े जानकारी को याद कराना, प्रत्यास्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या किया जाता है, तो यह बच्चों को आंकड़े को याद कराना, जानकारी देना या प्रत्यास्मरण मतलब उसके दिमाग में उतारना आदि या प्रयास किया जाता है कि मतलब उसके बच्चों के दिमाग में ऐसा ज्ञान हो जाए, ठीक। इसके बारे में बोध, जिसे बोध जो था अभी देखिए उसमें नॉलेज था और कॉम्प्रहेंशन, बोध, अनुप्रयोग जिसे कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में लोग पढ़ें। देखिए क्या कहता है, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित करने की जाती है। जैसे बच्चों को जो ज्ञान होता है उसके बारे में उसकी समझ विकसित करने के लिए मतलब उसके बारे में समझ को विकसित करना इसका उद्देश्य है, ठीक ना। बोध को जैसे उसके अर्थ को समझना, जैसे अर्थ को समझना और समस्याओं की व्याख्या करना, जो समस्याएं होती है उसको व्याख्या करना और उसके अर्थ को समझना कि वह उसके शब्दों में के उसको ज्ञान को क्या मतलब है, ठीक ना। कोई शब्द है, कोई क्वेश्चन है तो उसको बारे में हमें समझना है, ठीक ना। तो यह बोध है, ठीक। जो अनुप्रयोग कहा जाता है, अनुप्रयोग हाँ देखिए ये अनुप्रयोग, ठीक ना। जैसे बोध यहाँ पे क्या था, बोध जो समझबूझ, ठीक ना। समझबूझ इसे कहा जाता है, समझ और समझबूझ कहा जाता है, ठीक ना। जिसमें इसमें देखिए इसमें दिया है समझ और बूझ, ठीक। इसके बारे में चर्चा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अनुप्रयोग जिसे एप्लीकेशन कह देते हैं, एप्लीकेशन इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी ज्ञान होता है जिसे उसको बच्चे के परिस्थिति जैसी होती है उसके अनुसार उसको परिस्थिति के अनुसार उसका प्रयोग करना, यही क्या होता है, अनुप्रयोग होता है। जैसे जांच करना, गणना करना, प्रदर्शित करना, यह क्या होता है, यह अनुप्रयोग होता है, ठीक ना। यह ज्ञान के अनुसार अपना प्रयोग करना, इसको ही अनुप्रयोग कहा जाता है, ठीक। विश्लेषण क्या करता है, इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। इसमें विश्लेषण में क्या होता है, इसमें जो बच्चों को याद रहता है, उसके आत्मसात रहता है, उसको ज्ञान के भिन्न भिन्न भागों में अलग करके उसकी क्षमता जो होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके, ठीक है। उसको क्या करता है, उसके ज्ञान को समझा जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके, ठीक ना, अलग अलग करके, ठीक। ये कहता है विश्लेषण। संश्लेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए संश्लेषण क्या होगा, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है, जैसे छोटे छोटे खिलौने होते हैं तो उसको छोटा जैसे वो आते हैं, छोटे छोटे खिलौने अब आते हैं, उसको जोड़कर बड़ा बना जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसको एक बड़ा बनाता है, संश्लेषण के हिसाब से संपूर्ण हो जाता है, ठीक। अर्थात कॉन्सेप्ट और रूल के आधार पर अपने उसमें से कोई अपने
अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, ठीक ना। मतलब उसके अनुसार वह क्या करेगा बच्चा कि अपने अकॉर्डिंग उसमें से कोई कॉन्सेप्ट निकालेगा कि हमको उसको संपूर्ण कैसे करना है, ठीक ना। जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, यह क्या है संश्लेषण है, ठीक ना। तो इसके बारे में चर्चा होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है बच्चा, ठीक ना। तो यह क्या कहता है मूल्यांकन, जो ज्ञान दिया जाता है तो उसके बारे में फिर हम उसके बारे में उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा हम जो ज्ञान दिए हैं उसको कितना सीखा, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक ना। जैसे मूल्यांकन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा होता है, सामायिक परीक्षा होता है, ठीक, जो कि टेस्ट होते हैं। इसका क्या होता है, बच्चों का यह मूल्यांकन होता है कि बच्चा कितना सीखा है, ठीक ना, कितना उसको ज्ञान हुआ, ठीक। अब देखिए भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भावात्मक पक्ष, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य डोमेन अफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रयवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। यह भावात्मक उद्देश्य का निर्माण क्रयवाल और मारिया ने 1964 में किया था। इसमें भी तरीके शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। क्या करते हैं, इसमें भी तरीके शामिल होते हैं जिसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों को भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा, ठीक ना। तो यह क्या भावात्मक पक्षों को ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदु को सम्मुख रखा। इसे भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास होता है, ठीक ना। तो यह क्या है, ये सब गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, यह उत्तेजित होना, यह क्या है, भाव है इसका, बच्चों का भाव। इसका उद्देश्य है उसका भावात्मक पक्ष को जानना, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसका एक प्रमुख बिंदु भी होता है कि हमें क्या उसके बारे में बच्चों को जानना, ठीक ना। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कहा गया, ठीक ना। और इसका भावात्मक पक्ष का निर्माण कौन किया था, तो क्रयवाल एवं मारिया ने 1964 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। तो देखिए भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे अग्रहणी या ध्यान देना, ठीक ना, अग्रहणी या ध्यान देना, जैसे रिसीविंग या अटेंडिंग, ठीक ना। अनुक्रिया करना, रिस्पोंडिंग, आकलन, संगठन और मूल्यों का चरित्रकरण या विश्लेषण करना, ठीक ना। मूल्यों का चरित्रकरण या विश्लेषण करना, यह क्या है, भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। ये भावात्मक पक्ष का भाग है, ठीक ना। तो यह इसको आप लोग याद रखिएगा। अग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, आकलन करना, संगठन या मूल्यों का चरित्रकरण या विश्लेषण करना, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अब हमारा तीसरा क्या है, क्रियात्मक पक्ष, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी 3 पक्ष में बटे है, ठीक ना। तो इसके बारे में अब ये तीसरा पक्ष है। इसमें शारीरिक हलचल जैसे मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्या इसमें शारीरिक हलचल, शरीर में जो हलचल होती है उसके बारे में इसको क्रियात्मक पक्ष के रूप में कहा गया, ठीक है। तो देखिए क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में भी बांटा गया है। इसको भी 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए इसको क्या कहा गया, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, ठीक ना। इससे रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, इससे समझिए। इसे क्रियात्मक पक्ष मतलब उसके शरीर में रिफ्लेक्शन मूवमेंट होना है, ठीक ना, इससे एक आ जाता है। फिर आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल, जो आधार है शरीर का उसका आधारभूत अंग संचालन, यह किसका है, क्रियात्मक पक्ष का अंग है, ठीक। शारीरिक की योग्यताएं, शरीर की फिजिकल एबिलिटी जो होती है, फिजिकल एबिलिटी जो बच्चे की, उसके बारे में, ठीक ना। तो यह क्रियात्मक पक्ष का भाग है। और प्रतिच्छेदीकरण योग्यता, यह भी एक है, ठीक ना, क्रियात्मक पक्ष का भाग। कौशल युक्त अंग संचालन और सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण, जैसे बच्चा प्रतिक्षेपण की योग्यता रखता है, पार्टिकुलर एबिलिटी मतलब सिंगल
पार्टिकुलर एबिलिटी, इसको समझिएगा। प्रतिक्षेपी जैसे तो हिंदी में है तो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। पार्टिकुलर मतलब सिंगल, ठीक ना, वह अपनी एबिलिटी को कैसे बढ़ाता है, ठीक ना। और कौशल युक्त अंग संचालन करना, स्किल अपनी स्किल को अपने कौशल को कैसे संचालन करता है उसके बारे में। और सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, जैसे सुसंबंध या मतलब सांकेतिक संप्रेषण मतलब इशारों में बात करना, यह क्या होता है, सांकेतिक संप्रेषण या क्रियात्मक पक्ष के भाग है, ठीक है। तो ये हमारा क्रियात्मक पक्ष के भाग है। तो थोड़ा हम लोग इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, तो यह अब ये अभी पढ़े हम लोग। ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर, उपयुक्त सभी पर। तो किस पे आधारित है आपको यह बताना है, ठीक ना। तो यह किस पे आधारित है, तो देखिए यह उद्देश्य पर आधारित है, ठीक ना। अभी हम लोग उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों के, ठीक ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़े, यह उद्देश्यों पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र। तो ब्लूम की वर्गीकी 3 ज्ञान क्षेत्र जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए संज्ञानात्मक, इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और मनोवाग। तो हम लोग ये 3 वर्गीकरण किए हैं, किसका नाम आपको बताना है, ठीक ना। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाग, और सामाजिक, भावात्मक और मनोवाग। तो इसमें से हमें ऑप्शन कौन सा बताना है जो ब्लूम ने वर्गीकरण किया है, ठीक ना। तो वह कौन सा है, देखिए तो वह संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोवाग है, ठीक ना। यह मनोवाग है जो इसे लास्ट में हम लोग क्रियात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और भावात्मक पक्ष है और ये संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक। तो इसके बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। तो देखिए बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है। तो यह किस प्रकार का उद्देश्य है आपको बताना है, ठीक ना। अभिरुचि का, कौशल का, अवबोध का, मूल्यांकन का, तो किस प्रकार का कौशल है यह आपको बताना है, ठीक। तो आप लोग बताइए तो किस प्रकार का कौशल है। देखिए तो यह किस प्रकार का कौशल है, यह किस प्रकार का कौशल है। तो यह कैसा है, तो यह मूल्यांकन का कौशल है, ठीक ना, उद्देश्य है, ठीक ना। क्या करना है, मूल्यांकन करना, यह उद्देश्य। बालक सोच विचार के बाद ही सही निर्णय ले सकता है, तो यह मूल्यांकन करना है, ठीक ना। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक ना, वर्गीकरण दिया था। तो शिक्षा का उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया था, तो आपको भी बताएं। तो यह आई के डेविड, बी एस ब्लूम, स्मिथ द्वारा, जॉन डेवी द्वारा। तो यह किसने दिया, तो बी एस ब्लूम ने दिया है, ठीक ना। तो यह बी एस ब्लूम ने दिया है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग जान गए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है यह बताना है, ठीक ना। तो तो कौन सा उच्चतम स्तर क्या होता है लास्ट में, तो हमारा क्या आता है, तो उच्चतम स्तर क्या आता है, तो हमारा लास्ट में क्या आता है, मूल्यांकन करना। हमारा मूल्यांकन करना ही उच्चतम स्तर में आता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो यह ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, उपरोक्त में। तो यह सबसे अच्छा परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, तो यह विद्यालय और कक्षा में ही परिभाषित किया जा, सबसे अच्छा उसका संज्ञानात्मक विकास को किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।